नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। फिर जहरीली हुई दिल्ली की हवा और पानी, AQI लेवल बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंचा। आनंद विहार का AQI लेवल 400 के पार। राष्ट्रपति मलावी दौरे के अंतिम दिन श्री राधा कृष्ण मंदिर में की पूजा अर्चना। 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा आज होगी संपन्न। मैक्सिको में वित्त मंत्री ने भारत मैक्सिको व्यापार और निवेश शिखर सम्मेलन में की शिरकत। दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन में स्थायी शांति चाहता है रूस। युद्ध विराम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई पहल की सराहना की। और हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल की इमारत पर किया ड्रोन हमला। ड्रोन हमले में इजरायली राष्ट्रपति के घर के करीब हुआ यह हमला। इजरायली सुरक्षा बलों ने हमले की पुष्टि की। और देखते हैं खबरों को विस्तार से। दिल्ली में फिर से धुंध की चादर नजर आ रही है। आज सुबह से ही दिल्ली और उससे सटे आसपास के NCR के शहरों में यही हाल है। राजधानी की हवा अब शरीर में जहर घोलने का काम कर रही है। लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश जैसी समस्याएं हो रही हैं। आज दिल्ली में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। सुबह सुबह इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में कोहरे की गहनी परत छाई हुई थी। AQI लेवल इंडिया गेट के आसपास 251 पर पहुंच गया। वहीं आनंद विहार में AQI 400 के पार हो गया है। बात करें अक्षरधाम क्षेत्र की तो यहाँ पर AQI 334 पर पहुंच गया। दिल्ली के एम्स एरिया के पास भी धुंध की परत दिखाई दी। यहाँ पर AQI 253 है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर लोगों से कहा गया है कि वे एहतियात बरतें। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन की समस्या हो रही है। और दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने की स्थिति चिंताजनक बन गई है। यमुना नदी भी प्रदूषण की चपेट में है। कालिंदी कुंज में पानी में सिर्फ सफ़ेद झाग ही नजर आ रहा है, जो नदी की गंभीर हालत को साफ तरीके से दर्शाता है। आगामी छठ से पहले यमुना नदी पर सफ़ेद जहरीले झाग की इस चादर ने छठ व्रत रखने वालों की चिंता बढ़ा दी है। इस वक्त दिल्ली की हवा से लेकर पानी तक में जहर घुल गया है। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। हम आपको दिखाएंगे अपने संवाददाता की रिपोर्ट, लेकिन रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली मेट्रो ने त्योहारी सीजन और दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेन चलाने की घोषणा की है। साथ ही भीड़भाड़ और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों को सार्वजनिक परिवहन चुनने की अपील की है। दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन यानी GRAP के हिस्से के तहत जब भी स्टेज 2 लागू होगा, DMRC सभी लाइनों पर सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 40 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन की शुरुआत करेगी। वहीं अगर GRAP ग्रेड 3 लागू होता है तो 60 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी। दिल्ली मेट्रो ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि त्योहारी सीजन में अक्सर ट्रैफिक बढ़ जाता है, जिससे सड़कों पर भीड़भाड़ बढ़ जाती है और यात्रा के समय लोगों को दिक्कतें होती हैं। सार्वजनिक परिवहन का विकल्प चुनकर लोग सड़कों पर वाहनों की संख्या कम कर सकते हैं, भीड़भाड़ कम कर सकते हैं और सभी को यात्रा आसान करने में मदद मिलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला दिल्ली सरकार को लेकर शाहजाद पूनावाला ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की सफाई का सारा पैसा विज्ञापनों पर खर्च कर दिया है। यमुना जी का पानी है ये यमुना जी का पानी ये पॉइजन बन चुका है। 2025 तक मैं साफ कर दूंगा यमुना जी को, ये दावा अरविंद केजरीवाल ने किया था, आम आदमी पार्टी ने किया था। पहले 2020 का बोला था, अब 2025 का। और अब छठ पूजा से पहले अगर ये स्थिति है यमुना जी की, सोचिए अगर हमारे देश की और हमारे दिल्ली की महिलाएं यहाँ पर छठ पूजा पे आएंगी तो उनको कितनी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। ये यमुना नदी इसलिए पोल्यूटेड हुई है क्योंकि जो 6,500-7,000 करोड़ रुपए
दिए गए थे यमुना की सफाई के लिए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने उसको विज्ञापन पर लगा दिया, अपने ऊपर खर्च कर दिए सारे पैसे। आज मेरा केवल एक ही दावा है, एक ही चुनौती है कि अरविंद केजरीवाल, अभी यहाँ पे सारी देश की मीडिया खड़ी है, आ जाए अरविंद केजरीवाल, आतिशी जी, सारे उनके नेतागण, गोपाल राय जी, और बताए कि 2025 में ये डुबकी लगाने लायक है या नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा था 25 में मैं डुबकी लगाऊंगा, और नहीं लगा पाया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव नहीं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो मुझे लगता है आज अरविंद केजरीवाल को अपनी बातों पर खरा उतरना चाहिए। भाजपा सांसद हर्ष मल्होत्रा ने यमुना नदी में प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार पर 3000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। यमुना जी में, यहां पर कालंदी कुंज में 0 ऑक्सीजन लेवल है, और 0 ऑक्सीजन लेवल का मतलब हो गया यमुना जी मृत प्राय हैं। इसमें ह्यूमन बीइंग तो छोड़िए, जो यमुना जी के अंदर मछली या जल के जीव हैं उनके लिए भी ये घातक है, उनके लिए भी ये लीथल है। मतलब अगर वो ये वाला पानी उनके अंदर जाएगा तो उनको भी बीमारी होगी, वो भी मरने के कगार पे जाएंगे। और यमुना जी में जो 18 बड़े नाले और कुल मिलाकर के 32 छोटे बड़े नाले, जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की थी, केजरीवाल सरकार की थी, जिस बात के लिए इन्होंने 3000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से इनको मिले यमुना जी की स्वच्छता के लिए, जो बड़े नाले इसमें गिरते हैं, यमुना जी में आते हैं, उनके मुहाने पर बड़े ट्रीटमेंट प्लांट, सीटीपी प्लांट्स लगने चाहिए थे। वो 3000 करोड़ रुपए भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े। तो आप सोचिए, इसके ऊपर आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल साहब की सरकार ने एक पत्ता भी नहीं हिलाया है, और वो 3000 करोड़ रुपए का हिसाब भी ये दे नहीं रहे हैं, क्योंकि वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर देखिए हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की खास रिपोर्ट। पूरा झाग हो चुका है, सफेद झाग, और यह दर्शाता है कि यमुना में इस वक्त नो ऑक्सीजन, यानी कि 0 ऑक्सीजन है। और इसके साथ साथ लोग, आसपास के जो इसमें जो जीव हैं, जो मछलियाँ हैं, ये कोई यहाँ पे पनप नहीं सकता। 2-3 चीज़ें बहुत अहम है। पहली चीज़ है कि ये ग्राउंड लेवल को भी इम्पैक्ट करता है। इसका जो पानी है, जब वो ग्राउंड लेवल पे पहुंचता है तो वो इम्पैक्ट करता है, उसका वो दूषित होता है। आसपास का जो पानी जो लोगों के घरों में जाता है, यहाँ से ट्रीटमेंट होके, वो सोचिए कितना दूषित होता है। तो ये पूरा यमुना, जो कि एक तरह से लाइफलाइन कहा जाता था दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों का, वो इस तरीके से दूषित हुआ है कि उसके बारे में जितना कहे उतना कम है। पानी का पोल्यूशन जितना आपको देख पा रहे हैं, वो हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन जो समस्या है वो जो कि त्यों बनी हुई है। उसके साथ साथ दिल्ली वासियों को एक और समस्या झेलनी पड़ी है, वो है AQI लेवल जिस तरीके से बढ़ा है, जो पोल्यूशन, जो प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ा है, वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत दिल्ली वासियों को दे रही है। आनंद विहार जो है 400 के पार वहाँ पे AQI लेवल पहुँच चुका है। दिल्ली का जो एवरेज AQI लेवल है वो 270 के पार पहुँच चुका है। और ये जो मंजर है, दिल्ली वासियों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। हवा में प्रदूषण, पानी में प्रदूषण, जाए तो जाए कहाँ। अगर हम बात करें मौसम वैज्ञानिक की, तो वो कह रहे हैं कि ये जो स्थिति है, जो खासतौर से जो वायु प्रदूषण जो है, वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। और ये अभी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी नहीं आ रहा जिससे कि हवा चले, जिससे कि ये सफाई हो। और ये जो पानी जो आप दिखा रहे हैं आपको यमुना के ठीक पीछे से, ये जो पानी है उसका जो स्तर आपको देखने को मिल रहा है, जो झाग हो रहा है, जो सफ़ेद झाग हो रहा है, इससे कि आपको पता ही चल रहा है कि किस तरीके का प्रदूषण पूरे यमुना में है। तो ले देखें, दिल्ली वासियों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। कौन इसका जिम्मेदार है, किसको इसके लिए जिम्मेदार ठहरा है, ये कोई नहीं ले रहा, जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, और यह सबसे बड़ी विडंबना है। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। मुर्मू अपने 3 दिवसीय मलावी के दौरे के दौरान लिलोंगवे स्थित राधा कृष्ण मंदिर पहुंची। मंदिर पहुंचकर राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय के साथ पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति के मंदिर पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति के मंदिर आने और भारतीय समुदाय से मिलने पर लोग काफी उत्साहित नजर आए। लिलोंगवे स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर मलावी में भारतीय समुदाय का प्रमुख श्रद्धा का केंद्र है। हमारे संवाददाता ने मलावी में रह रहे प्रवासी भारतीयों से बातचीत की।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने मलावी दौरे के दौरान लिलोंगवे स्थित श्री राधाकृष्ण मंदिर आई। यहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की और भारतीय समुदाय से मुलाकात की। हमारे साथ भारतीय समुदाय के लोग, उनसे बात करते हैं। यहाँ राष्ट्रपति आई, पूजा अर्चना की, आप लोगों से मुलाकात की, कैसा महसूस कर रहे हैं? हम तो बहुत राजी हुए, ये इधर आई, बहुत बड़ा ऑनर मिला है हमारा मंदिर को, उसने आरती उतारी। इट वॉज वेरी नाइस, थैंक हर वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर टेम्पल। मैडम प्रेसिडेंट ने जो पूजा अर्चना की, उससे बड़ी बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन इसमें हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट यहाँ आए, दैट इज द ग्रेटेस्ट ऑनर वी रिसीव्ड। आप लोगों से उन्होंने बात भी करी, क्या बात की आप लोगों ने? और यहाँ पर पहली बार राष्ट्रपति आई हैं लिलोंगवे मलावी में। हम लोग बहुत खुश है, पूरी कम्युनिटी आप देख सकते हैं इतनी खुश है, ओवरवेल्म्ड है। तो हमने बात भी की, उसके सब दिखाया, वस्त्र है यहाँ पे, सब वस्त्र कहाँ से आए हुए, वहाँ पे बड़ा दिया है, वो दिया भी हम लोग को हाई कमिश्नर की ओर से आया हुआ था, वो भी दिखाया। हम लोग बहुत खुश है, मैडम आई यहाँ पे हमारे साथ पूजा अर्चना की। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। भारतीय लोग हैं जो कि यहाँ पर सालों से रह रहे हैं, दशकों से रह रहे हैं, और यहाँ पर ये जो मंदिर है श्री राधाकृष्ण मंदिर, ये यहाँ पर भारतीयता का केंद्र है, यहाँ की संस्कृति का केंद्र है, और यहाँ पर सभी भारतीय एकजुट होकर यहाँ पर तमाम उत्सव मनाते हैं। राष्ट्रपति यहाँ पर आई, पूजा अर्चना की, और इन तमाम जो भारतीय समुदाय है उनसे यहाँ मुलाकात की और उनसे बात की। कैमरामैन सोमनाथ मिश्रा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, लिलोंगवे, मलावी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के एक दिन के दौरे पर हैं। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति ने राजस्थान के सीकर में शोभा सरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के रजत जयंती समारोह में शिरकत की। उपराष्ट्रपति ने मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज हालात बहुत बेहतर हैं, तब के हालात का वर्णन नहीं करना चाहता, पर आज के हालात हैं कि कानून के सामने सबकी समानता है। पैट्रोनेज is no longer a password to contract or a job. There is rule of meritocracy. Privilege pedigree has yielded to merit. और आज का जो शासन है वो पारदर्शिता का है, उत्तरदायित्व का है, इसमें भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के 19वें वार्षिक खेल समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम में पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत भी मौजूद थे। इस प्रतियोगिता में 70 से अधिक कॉलेजों के 11,000 से अधिक छात्र 20 से अधिक खेल श्रेणियों में हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर मंडाविया ने छात्र समुदाय से माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करने और युवा नेतृत्व और सामाजिक संगठन को बढ़ावा देने के लिए सामने आने की अपील की। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए कहा, जिससे रोजगार के अवसर सृजित हो सके। आपको तुरंत ही माय भारत प्लेटफॉर्म पर जाना है। दूसरा, एक माई सेल्फ इज एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर ऑल्सो। आप सब युवा हैं, कल आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी को एनकेज करना है, तो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल एक भारत सरकार की ओर से बनाया गया है। मेरा सभी से आग्रह है कि एक बार नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर जाके नजर लगा दीजिए। उसमें आपके लिए मोदी जी ने कैसी अपॉर्चुनिटी वहां फ्लोट करी है, आपको पता चलेगा। इस मौके पर पेरिस ओलंपिक में पुरुष फ्रीस्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत ने अपनी कहानी साझा की कि कैसे 10 साल की उम्र में माता पिता को खोने के बाद ओलंपिक पदक जीतने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। कोई भी चीज मुश्किल नहीं है जो आप एक बार लक्ष्य बना लेते हो उसको पाने के लिए। क्योंकि मैं 10 साल का था जब मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे और मेरा टारगेट था बस भाई ओलंपिक में मेडल लेके आना है। तो उस टाइम पे दो सिचुएशन थी, मैं घर पर भी जा सकता था, भाई पैसे की भी दिक्कत थी और स्टेडियम जो मेरा सेंटर है उसमें मेहनत भी है। तो फिर मैं बस मेरा तो यही टारगेट, पिताजी कह गए थे भाई ओलंपिक में मेडल लेके आना है। मैं तो अपनी मेहनत पर ध्यान रखता था, बस अपने कमरे रूम में एक ओलंपिक
ओलंपिक का पोस्ट चेप दिया मेडल का, मैं सुबह शाम उसी को देखता था और मेहनत करता था। विश्वविद्यालय के कुलपति पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि ये खेल केवल इवेंट नहीं है बल्कि हमारे दिलों के करीब एक उत्सव है जो हर एथलीट के दिल में दृढ़ता, संघर्ष और खेल भावना को मजबूत करता है। युवाओं के संपूर्ण विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं और कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं और ये सिर्फ नीतियों की बात नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व जुड़ाव और प्रेरणा ने युवाओं में एक नया जोश भरा है। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बिहार के गया में जन सुराज पार्टी की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बैठक में पार्टी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और तोड़फोड़ पर उतर आए। दरअसल प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की ओर से विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी। बैठक में बेलागंज विधानसभा सीट से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने की घोषणा के बाद जमकर विवाद हो गया। टिकट के दावेदारों के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि प्रशांत किशोर ने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। बहराइच में महाराजगंज कस्बे में जहां दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के समय विवाद शुरू हुआ था, वहां सड़क किनारे बने घरों को पीडब्ल्यूडी ने नोटिस देकर उनसे जवाब मांगा है। नोटिस किए गए घरों में बहराइच हिंसा में के आरोपी अब्दुल हमीद का घर भी शामिल है। सड़क चौड़ीकरण और तिराहे पर दुर्घटना होने के कारण सड़क पर हुए अतिक्रमण में आ रहे मकानों को इससे पहले भी नोटिस दिया गया था। एक बार फिर बीते 17 अक्टूबर को नोटिस जारी कर 3 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा गया है और इसके बाद प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर सकता है। जायजा लिया हमारे संवाददाता जयचंद सोनी ने। जी, ये इस समय हम महाराजगंज बाजार में खड़े हैं महासी के, जहाँ पर दंगा हुआ था। ये वही घर है जहाँ पर नोटिसें चस्पा की गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 27 घरों को जो है पीडब्ल्यूडी द्वारा नोटिस जारी की गई है। इनको कभी भी गिराया जा सकता है। 3 दिन का मात्र समय दिया गया है, जिसमें आज 1.5 दिन बीत चुके हैं। 1.5 दिन का ही समय बचा है, जिसमें कल से परसों के बीच में इसको डिमोलिश करने की पूरी कार्रवाई की संभावनाएं हैं। हर नाके को सील कर रखा गया है, सब बैरिकेडिंग कर दी गई है, फोर्स भी बढ़ा दी गई है। यहाँ पर आवागमन फिलहाल बहाल नज़र तो आता है, लेकिन उसे अभी संपूर्ण बहाली नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर रहने वाले जिनके घरों में नोटिसें हैं, वहाँ पर ज़्यादातर ताले लगे हुए अभी देखे जा रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग हैं वो अपने घरों को या दुकानों के सामान को खाली करने में मशगूल दिखाई देते हैं। जयचंद सोनी, दूरदर्शन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उपचुनाव को लेकर लखनऊ में बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य समेत भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद हैं। बैठक में जिलों के प्रभारी मंत्रियों को भी बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश के मऊ में घोसी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सपा सांसद राजीव राय पर डॉक्टर से दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है। जिला चिकित्सालय के डॉक्टर से दुर्व्यवहार करने और सरकारी काम में बाधा समेत अन्य धाराओं में सपा सांसद पर केस दर्ज किया गया है। यह मुकदमा थाना सराय लखनसी में दर्ज किया गया है। तहरीर देने वाले डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी ने तहरीर में बताया कि घोसी सांसद ने 10 से 15 लोगों के साथ उनके वो चैम्बर में पहुंचे और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। इस संबंध में सीओ सिटी अंजनी कुमार पांडे ने बताया कि जिला चिकित्सालय के डॉक्टर की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। थाना सराय लखनसी जनपद मऊ में मुकदमा दर्ज करने हेतु एक तहरीर डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी जो जिला चिकित्सालय में नियुक्त हैं उनके द्वारा दिया गया है। इसमें उन्होंने कतिपय तथ्यों का उल्लेख किया है, जिसमें माननीय सांसद एवं उनके साथ 10 से 15 लोगों के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार, अभद्र भाषा का प्रयोग, मान अपमान करना एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसे अन्य भी तथ्य जो है कि उल्लिखित हैं, जिनके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिहार में जहरीली शराब से मौत पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि राज्य सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। विशेष टीम का गठन किया गया है और लगातार छापेमारी चल रही है।
नकली शराब के कारण कई जाने गई हैं, कई परिवार तबाह हुए हैं। सबसे पहले मैं मृतकों के प्रति अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। वहीं इस मामले में जिस तीव्रता से जांच की जा रही है, एसआईटी का गठन करके जिस तरीके से गिरफ्तारी इसमें की जा रही है, ये हमारी सरकार की गंभीरता को भी दर्शाता है। केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण मैक्सिको की यात्रा पर हैं। वित्त मंत्री ने आज मैक्सिको सिटी में व्यापार और निवेश सहयोग बढ़ाने पर भारत मैक्सिको व्यापार और निवेश शिखर सम्मेलन में शिरकत की। शिखर सम्मेलन का आयोजन भारतीय व्यापार एवं वाणिज्य परिषद द्वारा किया गया है। सम्मेलन में आईटी, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य और ऑटोमोटिव क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 250 निवेशक और व्यावसायिक कर्मियों के प्रतिनिधियों द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में विकास और निवेश की असीम संभावनाएं हैं और खासतौर पर फार्मास्यूटिकल, मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत और मैक्सिको अपने सहयोग को बढ़ा सकते हैं। वित्त मंत्री ने भारत में राजनीतिक स्थिरता, स्किल्ड वर्कफोर्स, बुनियादी ढांचे में हो रहे विकास और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्र में हो रही प्रगति का खास जिक्र किया। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत और मैक्सिको 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेक्टर में और सहयोग कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि भारत डिजिटल इकोनॉमी में आज पूरी दुनिया में अगुवाई कर रहा है और दुनिया के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। वित्त मंत्री ने मैक्सिको को भारत के गिफ्ट सिटी में अपना कारोबार शुरू करने का भी न्योता दिया। इस मौके पर भारत और मैक्सिको के उच्च उद्योग संगठनों के बीच समझौता भी हुआ। और जोधपुर से दिल्ली के बीच उड़ान भरने वाली फ्लाइट 6E184 को सुरक्षा संबंधी अलर्ट मिला और इसके बाद विमान को दिल्ली में उतार लिया गया। सभी यात्री सुरक्षित हैं। जोधपुर से दिल्ली के बीच उड़ान भरने वाली फ्लाइट 6E184 को सुरक्षा संबंधी अलर्ट मिलने के बाद विमान को सुरक्षित दिल्ली हवाई अड्डे पर उतार लिया गया है। खबर है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन भी दिया गया है। मालाबार 2024 का समुद्री चरण शुक्रवार को विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ। मालाबार के इस संस्करण में हेलीकॉप्टर, समुद्री गश्ती विमान और पनडुब्बी के साथ साथ युद्धपोतों की भागीदारी देखी गई। मालाबार 2024 ने समुद्री क्षेत्र में समझ, सहयोग और जुड़ाव बढ़ाने की दिशा में भाग लेने वाले देशों की प्रतिबद्धता को एक बार फिर रेखांकित किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के ढालपुर मैदान में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों की धुनों पर लोक नृत्य, नाटी करते हुए लोगों का यह दिलचस्प मेला पूरी दुनिया में मशहूर है। कुल्लू दशहरा 7 दिनों तक चलता है। उत्सव की शुरुआत 13 अक्टूबर से हो चुकी है और आज दशहरा उत्सव का आखिरी दिन है। आखिरी दिन हिमाचल के कलाकार अपने मनमोहक प्रदर्शन द्वारा समा बांध देते हैं और इसके साथ ही ढालपुर में भी अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कुल्लू का दशहरा हिमाचल की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल की एक इमारत पर ड्रोन अटैक किया और ये हमला इजराइल में हाइफा कैसरिया इलाके में किया गया। इस हमले के जरिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इजरायली सुरक्षा बलों ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि ड्रोन एक खुले इलाके में गिरा जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ। इजरायली सेना के अनुसार लेबनान से हाइफा की तरफ 3 ड्रोन आए जिनमें से केवल 2 का ही पता चल सका है और उन्हें रोक दिया गया। तीसरे ड्रोन ने कैसरिया के एक इमारत पर सटीक हमला किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि धमाका बहुत तेज था।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका सहित सभी पश्चिमी देश युद्ध के लिए यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं तो ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री ने युद्ध के प्रति चिंता जाहिर की है, जो सराहनीय है। व्लादिमीर पुतिन ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम आज मलेशिया में 12वें सुल्तान जौहर कप में जापान से भिड़ेगी। जापान के बाद भारतीय टीम 20 अक्टूबर को ग्रेट ब्रिटेन, 22 अक्टूबर को मेजबान मलेशिया और फिर 23 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत करेगी। ओंडेस में चल रहे डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा है। उन्हें इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मारिस्का ने 21-13, 16-21, 21-19 से शिकस्त दी। पीवी सिंधु ने कल प्री क्वार्टर फाइनल में चीन की हान यूई को शिकस्त दी थी। पीवी सिंधु और तुनजुंग का आखिरी बार सामना 2023 में फ्रेंच ओपन में हुआ था, जिसमें पीवी सिंधु ने जीत दर्ज की थी। तो समाचारों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।